हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम भारतीय संविधान के उस विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसका शुरुआती वर्षों में तो इतना महत्व नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बाद उस विषय का इतना महत्व हुआ कि आज उसे भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी के रूप में जाना जाता है। यानी इट मीन्स आई मीन टू से द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड की ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो टॉपिक है आपके सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना। दैट इंटरेस्टिंग, यानी बहुत देखा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई सारे स्टेटमेंट को लेकर ये पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो मैं जितने भी एसएससी टारगेटेड स्टूडेंट्स की बात करूं, या मैं सीडीएस, एफकेट, एनडीए एग्जाम की बात करूं, या फिर हम बात करते हैं स्टेट पीसीएस एग्जाम की, तो वहां पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, तो आज हम भारतीय संविधान के उस विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसे भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी भी कहते हैं। लेकिन ऐसा कब हुआ, तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है। उस बैकग्राउंड हिस्ट्री को हमें देखना होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर। इससे पहले चलिए, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन The preamble of the Indian Constitution is based on the objective resolution। यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो पहले केवल एक विषय हुआ करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट यानी केशवानंद भारती जजमेंट के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर माना गया है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं सर, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं छोटी सी बात यहां पर एक कमेंट करना चाहता हूं। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या प्रपोजल भी हम कह सकते हैं, तो ओके, इसको प्रपोजल भी कह सकते हैं। देखिए, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा हमारा। ओके, द फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इसे पंडित नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था ऑन 13 दिसंबर 1946 में। ओके, तो इसलिए इस प्रपोजल को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक डायरेक्शन दी जा सके, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक फंडामेंटल वैल्यूज दी जा सके, उसको बिलीव दिया जा सके। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह प्रपोजल पंडित नेहरू ने, यानी पंडित नेहरू ने यह प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मैं शॉर्ट में लिख दूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जो कि कई सारे एग्जाम में लगातार पूछा भी जाता है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ऐसा था क्या, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था, क्योंकि आपको पता है जब कोई प्रपोजल इंट्रोड्यूस होता है तो उसके कोई कई सारे मायने होते हैं, कई सारे सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस भी होती हैं, और कई सारे उसके मायने भी होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हमें आज समझना होगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? जैसे आज भी हम कई सारे जब किसी से मिलते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट जानने की बात करते हैं। ओके, जैसे कि सोक्रेट्स भी कहते हैं, सुकरात कहते हैं कि किसी व्यक्ति को जानने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव को जानना बहुत जरूरी होता है, यानी उसका लक्ष्य क्या है, क्योंकि किसी इंसान का लक्ष्य यह तय करता है कि उसकी विचारधारा क्या होगी। ओके, तो हमें इसी प्रकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य को, उसके लक्ष्य को जानना है। चलिए, तो सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लक्ष्य डिसाइड किया गया कि इंडिया, यानी जब भारत का संविधान पूरी तरह बन जाएगा और जब इसे लागू किया जाएगा, तो इंडिया क्या होगा, इंडिया का फॉर्म कैसा होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, वो कैसे वर्क करेगा। जैसे कि सबसे पहले कहा गया कि इंडिया फुल्ली सॉवरन होगा, इंडिया फुल्ली सॉवरन होगा, यानी पूर्णतः संप्रभुत्व होगा। क्या होगा? पूर्णतः संप्रभु होगा। उसके बाद ये मेंशन किया गया उसमें कि इंडिया फुल्ली डेमोक्रेटिक होगा, इंडिया फुल्ली डेमोक्रेटिक होगा, और उसके बाद ये मेंशन किया गया कि वो रिपब्लिक भी हो सकता है। चलिए, तो ये बात आपको ओके, यू गॉट इट। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट में ये कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल स्ट्रक्चर भी इसी प्रपोजल में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस प्रपोजल को 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, चलिए, तो उसके बाद मैं आप पे शॉर्ट में लिख देता हूं फेडरल स्ट्रक्चर।
फेडरल स्ट्रक्चर, वेरी गुड, इसे कहते हैं संघीय संरचना, संघीय संरचना। चलिए बहुत अच्छे। तो ये है आपका संपूर्ण, ये है लोकतांत्रिक, जैसे हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है आज, और रिपब्लिक, जैसे भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सॉवरन नेशन है। नो डाउट यार, उसमें डाउट कैसा भी। आपको पता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फुली इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री ऑन 26 जनवरी 1950। तो उसी दिन हमारा भारत पूरी तरह संपूर्ण हुआ, पूरी तरह डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक हुआ, और पूरी तरह गणतांत्रिक हुआ। और यह भी आपको पता है कि हमारा भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान अपने 80% टाइम, जो 80% जो समय होता है, उसमें वो संघीय संरचना में भी काम करता है। हालांकि हमारे भारतीय संविधान की जो संरचना है वो दोनों रूप की है, 2 फॉर्म में काम करता है। पहला है आपका एकात्मक यानी यूनिटरी स्ट्रक्चर में, और दूसरा है फेडरल स्ट्रक्चर में। ओके, तो ये 2 चीजें डिसाइड की गई। और इस भारतीय यानी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया? 22 जनवरी 1947। ज्यादा टाइम नहीं था, आप लगा लीजिए 13 दिसंबर से लगा लिए 22 जनवरी। तो 13 दिसंबर से 22 जनवरी लगभग 1 महीने से पहले ही, 1 महीने के बाद ही इसको अडॉप्ट कर लिया गया। तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया? अडॉप्ट कर लिया गया। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर आ गया इंट्रोड्यूस बाय पंडित नेहरू, नो डाउट। यहां पर किसी को डाउट होगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड सेशन, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का थर्ड सेशन भी चल रहा था 13 दिसंबर को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर, सेकंड सेशन 11 दिसंबर, थर्ड सेशन 13 दिसंबर। ओके, द प्रेम्बल वाज फर्स्ट इंक्लूड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। वाओ, यानी जो प्रेम्बल जो वर्ड है, देखो एक होता है वर्ड टाइटल, एक होता है प्रस्तावना की भाषा, यानी प्रेम्बल में लिखे हुए जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उनका जो फॉन्ट स्टाइल है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो टाइटल है वो लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हैज बीन adopted by the many countries including India. Wow, the language of the preamble was borrowed from the Australian Constitution. Okay, you got it? चलिए, here the preamble to the Indian Constitution has been amended only once. That's a very very important point. यानी अब तक हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। अब मुझे बताने वाली बात नहीं है, मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूं। देखिए, मैं कैसे आगे चलूंगा मैं आपको बताना चाहता हूं अभी। देखिए, यानी इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में क्या होता है कि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार के समय पूरे भारत में 1975 ड्यूरिंग 76 भारत में आपातकाल लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? आपातकाल, यानी इमरजेंसी लगी हुई थी, इमरजेंसी लगी हुई थी, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में, जिसका पूरी तरह मेंशन दिया गया है कि इमरजेंसी 2 ही कारणों से लगाई जा सकती है, या तो एक्सटर्नल वॉर और अग्रेशन का थ्रेट इंडिया पर हो, या फिर सेकंड रीजन हो सकता है कि आर्म्ड रेवलियन। हालांकि आर्म्ड रेवलियन को पहले इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से यूज किया था उसका नाम था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि अब असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चलिए, तो इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर जो इमरजेंसी लगाई थी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352, 75-76 में इंदिरा गांधी ने एक बड़ा अमेंडमेंट किया था संविधान में, 42 अमेंडमेंट 1976। ओके, और 76 में अमेंडमेंट किया था, उसमें प्रस्तावना में केवल 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला जो शब्द है जिसका नाम है आपका सोशलिस्ट, यानी समाजवादी है, क्या है? समाजवादी। और जो नेक्स्ट कीवर्ड है उसका नाम है सेकुलर, सेकुलर जिसको कहते हैं धर्म पंथ निरपेक्षता। चलिए, पंथ निरपेक्षता। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं, कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात पर डाउट रहते हैं कि सर पंथ में और धर्म निरपेक्षता में क्या अंतर है। हालांकि डिस्कशन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यकीनन इसके ऊपर भी मुझे मौका मिलेगा बोलने का कि मैं पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में आपको डिफरेंस बता सकूं। ओके, चलिए, बस लेट्स वेट एंड वॉच, देखते जाइए। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट पे जोड़ा गया फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी को हम कह सकते हैं बंधुत्व तो कह सकते हैं, चलिए अखंडता कह सकते हैं। ओके, फ्रेटर्निटी को कहते हैं अखंडता, कि भारत हमारा अखंड रहेगा, बस इतनी सी बात है। अब बताइए कितना सिंपल टॉपिक है यार, कि मतलब प्रेम्बल, जो प्रेम्बल है
ये प्रेम्बल जो है ये पंडित नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 3rd सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। इसका नाम पहले प्रेम्बल नहीं था, पहले इसका नाम था ऑब्जेक्टिव प्रपोजल। ऑब्जेक्टिव प्रपोजल का जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो है आपका प्रेम्बल। वेरी गुड, चलो बहुत शानदार। देखो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो थोड़ा मजा भी आएगा। ये रट्टाफिकेशन का काम ना मुझ पे होता है ना आप पे होगा, और मे भी मैं चाहता हूं कि रट्टाफिकेशन हो ही ना, लेकिन हम स्टोरी टेलिंग की तरह पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। ओके चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई। अब देखो मैंने यहीं पर अब ये बात लिखी हुई है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हटा दें। द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फॉर ड्यूरिंग Indira Gandhi's government. Okay, Indira Gandhi was the first lady prime minister of India. चलिए, 3 new words were added: socialism, integrity and secularism. Okay, the very good. That's a very interesting. और यही आपको पता होगा, अमेंडमेंट आपको पता है, ये है 40 अमेंडमेंट 1976, और इसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान के नाम से भी इसको जाना जाता है। लघु संविधान के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए, हाँ भाई, तो मजा आया पढ़ने में? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सर, कि वास्तव में देखिए, अब थोड़े से कीवर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। कीवर्ड्स आपके 51, हालांकि इसको कहते हैं संप्रभुता, इसको हिंदी में कहा जाता है संप्रभु, इसको कहा जाता है समाजवादी, और समाजवादी के बाद इसको लोकतांत्रिक कहा जाता है। ठीक है, हालांकि नॉर्मल वर्ड है तो इनका हिंदी मीनिंग आप देख सकते हैं। तो ये है एक तरीके से क्या, ये हायरार्की है। एक बात याद रखना, प्रेम्बल में यदि आपने 51 के बाद सेकुलर को सेट करना चाहे, यदि आप सोचते हैं कि सर हमको इधर उधर ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने मन से, बस याद तो होने चाहिए। बिल्कुल ये गलती कभी मत करना, क्योंकि सीडीएस 2018 या 2023 का ये क्वेश्चन है। सीडीएस यानी कॉमन डिफेंस की बात करें, कंबाइंड डिफेंस सर्विस की हम बात करते हैं, तो कंबाइंड डिफेंस सर्विस में सीडीएस जिसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, उसमें ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था 51 सोशलिस्ट सेकुलर को लेकर। ठीक है, कि इसकी हायरार्की पूछी गई थी, कि हायरार्की का मतलब होता है कि किस नंबर पे ये कीवर्ड्स वहां पे दिया गया है। तो प्रेम्बल को जिस तरीके से लिखा गया है, जैसे 26 नवंबर 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही इसी चैप्टर को भी अडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन सवाल यह है बच्चों, सवाल यह है कि क्या प्रेम्बल आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए केशवानंद भारती जजमेंट में दिया गया है, जिसका नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का जजमेंट। चलिए, तो ये था 1973 के जजमेंट, केशवानंद भारती मामले के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट की उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आज प्रेम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि द प्रीशियस पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ओके, तो ये था हमारा प्रेम्बल का एक इंट्रोडक्शन। आप समझ गए ना? अब आप प्रेम्बल को कभी नहीं भूलोगे। जब भी आपसे कोई बाहर ये पूछे कि भाई प्रेम्बल क्या है, व्हाट इज प्रेम्बल, तो बस इतना सा जवाब देना कि प्रेम्बल जो है वो 30 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मॉडिफाइड फॉर्म है। चलिए, बहुत अच्छे, तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आया आपको पढ़ाकर। कहते हैं ना कि जब कॉन्सेप्चुअल स्टडी और स्टेटमेंट स्टडी को हम साथ में कंबाइन करते हैं तो टीचर को तो मजा आता ही है पढ़ाने में, लेकिन टीचर से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बहुत मजा आता है, क्योंकि मैंने भी अपनी जर्नी में यही फील किया है। ठीक है, रट्टू तोते की तरह मैं वैसा नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो मैंने कभी ऐसा किया अपने साथ, ठीक है, ना मैं आपके साथ ऐसा करना दूंगा। हाँ, कभी ऐसा लगेगा कि कोई ट्रिक हो सकती है या कभी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है कि सर इजी वे में इसे याद कैसे करें, जैसे कोई आर्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी है, थ्योरी में हम स्टोरी ही बता सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं बता सकते। चलिए, बहुत अच्छे, एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।